जीवन में रिस्क तो है लेकिन प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस भी है। आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे कि बीमा की जरूरत हमें क्यों है और किस लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। स्वागत है आपका फ्यूके एजुकेशन में। और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है बीमा। मैं दीपाली खरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये टॉपिक। तो हम जैसे कि नाम से समझ रहे हैं बीमा, जिसमें हम क्या है कुछ प्रीमियम भरते हैं और हम इंश्योर्ड रहते हैं। ठीक है, हमें क्या है एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो भले हेल्थ के रूप में हो, हाउस के रूप में हो, हाउस इंश्योरेंस, लाइफ जीवन के बारे में हो कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, जीवन बीमा के कार के रूप में हो, कार इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, ट्रेवल इंश्योरेंस है, बिजनेस इंश्योरेंस है। तो हर चीज में हमें लाइफ में प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो वो कौन दे रहा है? हमें बीमा दे रहा है, इंश्योरेंस दे रहा है। ये इतने तरीके से हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले हम बीमा का अर्थ समझते हैं, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, कि हमें क्या है बीमा का अर्थ। तो बीमा एक अनुबंध है, सीधे तौर पे हमने इसको क्या कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया है। ठीक है, जिसके तहत एक पक्ष, जो फर्स्ट पार्टी है वो है बीमा करता है, बीमा कंपनी। जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गई, क्या है, जीवन बीमा भी है, बीमा कंपनी के रूप में है। ठीक है, बीमा कंपनी एक निश्चित राशि मतलब फिक्स्ड अमाउंट, निश्चित मतलब फिक्स्ड अमाउंट, जिसको हम बीमा प्रीमियम, फिक्स, उस धनराशि को हम प्रीमियम के रूप में देखते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत एक पार्टी है जिसको हम बीमा करता या बीमा कंपनी बोल रहे हैं, वो एक प्रीमियम के बदले में दूसरा पक्ष। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो दो पार्टीज, एक पार्टी को हमने बीमा करता मान लिया, दूसरा क्या है, बीमित व्यक्ति जो इंश्योरेंस ले रहा है। ठीक है, दूसरा पक्ष कौन है? जो इंश्योरेंस ले रहा है, को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होता है। ठीक है, कि मैं एक निश्चित राशि बीमा कंपनी राशि को दूंगा, जो वो राशि को हम प्रीमियम के रूप में भी जानते हैं, ताकि किसी अनिश्चित घटना के परिणाम स्वरूप, अब क्या है, लाइफ क्या है, अनसर्टेन है, कि कोई घटना, अभी हम कार खरीद रहे हैं तो उसका हम इंश्योरेंस क्यों कराते हैं कि कहीं वो एक्सीडेंट या दुर्घटना घटित हुई तो हम उसका इंश्योरेंस कवर में प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो अनिश्चित घटना के परिणाम स्वरूप किसी मूल्यवान वस्तु को हुए नुकसान, नुकसान मतलब एक्सीडेंट में वो क्षतिग्रस्त हो गई, क्षति मतलब वही चोट आ गई, इंजुरी हो गई, या चोट की भरपाई, कि हम पहले से उसका प्रोटेक्शन लेके रख रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कोई भी घटना लाइफ में कभी भी हो सकती है। ठीक है, कि भरपाई की जा सके जिसमें बीमाकर्ता का वित्तीय हत हो। ठीक है, जिसमें उसको फाइनेंशियल लॉस जो होता है वो रिकवर हो सके। ठीक है, बीमाकर्ता का, इसलिए वो प्रीमियम समय समय पर बीमा कंपनियों को जमा करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत है, जिसमें एक पार्टी को हमने बीमा कंपनी बोल दिया, दूसरा वो बीमित व्यक्ति है, वो कुछ सर्टेन अमाउंट जमा करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। और ताकि वो जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को, किसी भी रूप में हो रहा है, आप लाइफ का भी इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, कार इंश्योरेंस लेते हैं, तो उस फॉर्म में हम प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकें। तो जो भी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उसके लिए हम पहले से सावधानी रख के एक इंश्योरेंस करा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके क्या सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो वो देख लेते हैं। पहले परम सद्भावना। तो बीमा अनुबंध बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच आपसी विश्वास है, म्यूचुअल ट्रस्ट है। ठीक है, कि उसको विश्वास है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में आया हूं तो मतलब बीमा कंपनी मुझे प्रोटेक्शन प्रदान करेगी। और भरोसे पर आधारित है, ट्रस्ट है, क्योंकि अब आज देखें हम तो बहुत सारे बीमा कंपनियां खुली हुई हैं, लेकिन लोगों का ट्रस्ट आज भी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ है। एक बहुत बड़ी LIC जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, लोगों का उसने विश्वास जीता, इसलिए वो मार्केट स्टैंडिंग कर रही है। ठीक है, तो यह बीमा अनुबंध की एक शर्त है कि दोनों पक्ष यदि बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति का बीमा अनुबंध से संबंधित हर महत्वपूर्ण तत्व और जानकारी एक दूसरे को बतानी होगी। अब आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें हर चीज रिटन में होगी, कि उसमें आपको हर फैक्ट और हर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है एक दूसरे की, पार्टियों की, कि इतने टर्म के लिए होगा, क्या क्या इसमें कवर होगा, क्या क्या उसकी कंडीशंस होंगी, क्या उसमें रूल्स होंगे। तो वो सारी आपको, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही लिखित में होता है, और सारी चीजें उसमें लिखित तौर पर सामने आएंगी, लिखी होनी चाहिए, और तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एग्जीक्यूट तब होता है जब दोनों पार्टी द्वारा वो साइन किया जाता है, तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है। अब दूसरा सिद्धांत है बीमा योग हित। इसका अर्थ है बीमा अनुबंध की विषय वस्तु में कुछ आर्थिक हित। ठीक है, अब बीमा हित का मतलब आप कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट दे रहे हो, हित कर रहे हो मतलब आपका कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो आर्थिक मतलब वो फाइनेंशियल वो है। तो बीमा धारक का बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होना चाहिए, जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें कुछ उसका हित होना चाहिए, तभी तो वो एग्जीक्यूट कर रहा है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दाखिल हो रहा है कि उसका कुछ ना कुछ उसमें हित है, विल है। अर्थात
बीमाकृत जीवन या संपत्ति में बीमा धारक को इसके नुकसान के कारण नुकसान उठाना पड़ेगा, और यदि पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जा रही है तो बीमा धारक को लाभ होगा। ठीक है, अब अगर हमने क्या समझा है कि लाइफ अनसर्टेन है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो उसके लिए हम बीमा ले रहे हैं, तो बीमाकृत जीवन या संपत्ति, ठीक है, आप अपनी लाइफ के लिए भी या संपत्ति अपने एसेट्स के लिए भी, ठीक है, मैं बीमा धारक को इस नुकसान, कुछ नुकसान हो रहा है, उसके कार को नुकसान हो रहा है या किसी भी तरह का नुकसान उठाने के लिए जो उसको प्रोटेक्शन प्रदान मिले कि वो पैसा उसको फाइनेंशियल तौर पे आगे मिल जाएगा, जो उसको अगर लॉस होता है तो उसके लिए उसने जीवन बीमा करवा रखी है या कोई भी इंश्योरेंस ले रखा है, लाभ होगा। एक व्यवसायी को अपने घर, स्टॉक, अपने स्वयं के जीवन और अपनी पत्नी बच्चों में बीमा योग्य हित में होना चाहिए। ठीक है, एक व्यवसायी को, एक बिजनेसमैन को भी देखें तो हम अपनी लाइफ का भी इंश्योरेंस कराते हैं, अपनी फैमिली का, बच्चों का, वाइफ का, कि कल को कुछ भी ऐसा अनसर्टेन रिस्क हो तो हम एक प्रीमियम के तौर पे वो रिस्क कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलते जीवन बीमा भी करा रहे हैं, तो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, नाम ही उसका टैगलाइन ही वही है। तो ये हर व्यक्ति को करवाना चाहिए, ना कि व्यवसायी को, हर किसी व्यक्ति को एक जीवन बीमा या इस तरीके के इंश्योरेंस करवाना चाहिए। फिर है क्षतिपूर्ति। इंजुरी का जो है सिद्धांत ये बताता है कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जीवन बीमा अनुबंध को छोड़कर सभी अनुबंधों पर लागू होता है। ये लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस LIC हम करवाते हैं उसको छोड़ के सारे अनुबंधों पे और जितने भी क्षतिपूर्ति का, क्योंकि क्षतिपूर्ति क्या है लाइफ पे, क्योंकि लाइफ चली गई एक बार तो वो तो वापस नहीं आएगी, लेकिन बाकी जो चीजें कार हैं वो आप सब उसको, वो लॉस आप कवर कर सकते हो, तो वो प्रीमियम आप प्राप्त करते रहोगे। तो ये लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी इंश्योरेंस पे लागू होता है, क्योंकि इसमें जीवन की हानि के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते, कौन कितना जिएगा, कब किसकी मृत्यु हो जाएगी, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि जीवन एक बार गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन क्षतिपूर्ति चीजों की हो सकती है, कार की हो सकती है, जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग है उसकी हो सकती है, तो ये इसमें लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट कवर नहीं है इंजुरी में। बीमा अनुबंध का उद्देश्य बीमा धारक को उसके द्वारा उठाए गए वास्तविक नुकसान की भरपाई करना है। ठीक है, लाइफ को आप किसी की वापस नहीं ला सकते हो, लेकिन उसके एक्सेप्ट जितना भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें जो आपको नुकसान हो रहा है उसके आपको पूरा क्लेम मिल जाएगा। इंश्योरेंस अगर आपने प्रीमियम पूरी जमा की है तो आप क्लेम का भी लाभ उठा सकते हैं। यह अनुबंध नुकसान से सुरक्षा, अब क्योंकि क्षति है तो क्षति में जो कुछ नुकसान हुआ है, कार को इंजुरी हुई है, कुछ एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त हुई है, तो वो आप इंजुरी वापस ले सकते हो, प्रदान करते हो, और इन अनुबंधों में कोई लाभ कमाया जा सकता है। ठीक है, और इन अनुबंधों में कोई लाभ नहीं कमाया जा सकता। तो क्षति हुई है वो आपको रिस्क कवर्ड हो जाएगी, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा क्लेम के थ्रू, इसमें आप कोई अपना पर्सनल लाभ नहीं उठा सकते हो। ठीक है, तो एक इस पे नहीं लगता है, सिर्फ LIC जीवन पे नहीं लगता, क्योंकि जीवन अनसर्टेन मानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, निकटतम कारण। ठीक है, तो बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी में उल्लिखित कारण में बीमा व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई करेगा। ठीक है, तो जो बीमा कंपनी पॉलिसी में जो भी कारण जिस भी वजह से हुआ है, जो भी उसमें रीजन या कॉज है, तो जो भी उसमें नुकसान उसको हुई है, क्षति हुई है, उसकी वो भरपाई करेगा। लेकिन अगर नुकसान बीमा पॉलिसी में उल्लिखित कारण में नहीं हुआ, जो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड है उसके कारण नहीं हुआ है, तो निकटतम कारण के सिद्धांत का पालन, तो मतलब जो रीजनेबल कॉस्ट है उसको हम फॉलो करेंगे। जो उल्लेखित है उसके कारण हुआ तब तो वो देंगी, आपको क्लेम देगी जो भी आपने प्रीमियम भरा है। लेकिन अगर जो उल्लेखित नहीं है, जो उसमें मेंशन्ड नहीं है, उसके कारण हो तो उसमें निकटतम रीजनेबल कॉस्ट, अगर उससे कुछ वो इंटर रिलेटेड है तो उसको देखा जाएगा, वो सिद्धांत को हम पालन करेंगे। फिर है प्रतिस्थापना, तो यह सिद्धांत उन सभी बीमा अनुबंधों पर लागू होता है जो क्षतिपूर्ति के अनुबंध है, जहां इंजरी के प्रावधान है उसमें ये सारे बीमा कॉन्ट्रैक्ट जो है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो लागू होते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई बीमा कंपनी बीमा धारक को उसकी संपत्ति के नुकसान की भरपाई करती है तो उस संपत्ति से संबंधित सभी अधिकार स्वतः ही बीमा कंपनी को हस्तांतरित हो जाते हैं। ठीक है, ये क्लियरली बता रहे हैं कि जब भी कोई बीमा कंपनी बीमा धारक को पैसा दे रही है, जो भी उसको एसेट को लेके या उसकी परिसंपत्ति उसको लेकर उसको नुकसान हुआ है, तो जितने भी अधिकार हैं यहाँ वही बता रहे हैं कि उस संपत्ति से, जो उस एसेट से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं, वो बीमा कंपनी के पास अपने यहाँ भी स्वतः ही मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं। उसमें कोई अनुबंध या वो किसी तरह का बैरियर नहीं आएगा। जब उसने संपत्ति से रिगार्डेड जो भी लॉस उसने कवर किए, बीमा कंपनी ने दिए, तो कोई मान लीजिए एसेट है आपका, गाड़ी हो सकती है, ट्रक हो सकता है, तो उसकी अगर वो इंजुरी हुई है, क्षतिग्रस्त हुआ है, तो उसका पैसा बीमा कंपनी, जितने भी राइट्स हैं वो अपने आप बीमा कंपनी के पास चले जाएंगे, उसमें कोई बैरियर बीच में नहीं आएगा। ठीक है, फिर अंशदान।
इस सिद्धांत के अनुसार जैसे किसी व्यक्ति ने एक ही जोखिम के लिए एक से अधिक बीमा पॉलिसी ली है, मल्टीपल बीमा पॉलिसीज ले रखी हैं, तो सभी बीमाकर्ता उसमें से प्रत्येक के द्वारा बीमा राशि के अनुपात में हानि की राशि का अंशदान करेंगे। मतलब जितना उनकी हिस्सेदारी होगी, अगर मल्टीपल पॉलिसीज ली है और बहुत सारे उसमें बीमा कई सारे पर्सन है, जैसे आपने अपने खुद के लिए भी ले रखी है, वाइफ के लिए भी ले रखी है, बच्चों के लिए भी ले रखी है, तो उसमें जितना उनका अंश है, मतलब जितना शेयर है, उस हद तक वो कवर्ड होंगे तथा हानि की वास्तविक राशि की भरपाई करेंगे। जो वास्तविक राशि है उसकी भरपाई इस अनुसार होगी, क्योंकि उसे अपनी वास्तविक हानि की पूरी राशि से अधिक राशि वसूलने का कोई अधिकार नहीं। जितना लॉस हुआ है उतना ही कवर होगा, भले मल्टीपल बीमा करता है, जैसे बैंक में होता है, अपन जॉइंट अकाउंट्स खोल लेते तो उसमें कई सारे अकाउंट धारक होते हैं, तो इसी तरह बीमा पॉलिसी में अन्य पॉलिसीदार हैं, तो उनके लिए जितना लॉस हुआ है, जितना उनके अंश तक है, जितना लॉस हुआ है एक्चुअल, उतना ही उनको क्लेम मिलेगा, उससे अतिरिक्त आप एक पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो जितना एक्चुअल लॉस है वो देखा जाएगा। फिर है शमन। तो इस सिद्धांत के अनुसार बीमा धारक को बीमित संपत्ति की हानि या क्षति को न्यूनतम रखने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, अन्यथा बीमा कंपनी से दावा हो सकता है। ठीक है, जो उसको लॉस हुआ है बीमा धारक को, मतलब जो पॉलिसी होल्डर है उसको जो भी लॉस हुआ है या इंजुरी हुई है, उसको न्यूनतम मतलब मैक्सिमम रखना है, मिनिमम रखना है, न्यूनतम कम से कम रखना है, नहीं तो वो बीमा कंपनी द्वारा दिए गए लाभ को नहीं उठा सकता, वो दावा, वो क्लेम वो खो सकता है। तो यह है शमन का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम यहाँ बीमा के प्रकार पढ़ लेते, कितने प्रकार के हो गए। तो ये जिसको जीवन बीमा, जिसको हम LIC बोलते हैं, LIC कराई कि नहीं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो संस्था है, उसके अंदर हम जीवन का बीमा के जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ठीक है, अब सामान्य जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है, सामान्य बीमा मतलब जनरल इंश्योरेंस के अंदर आएगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, अग्नि बीमा, फायर इंश्योरेंस, इसको हम बोलते हैं अग्नि बीमा को फायर इंश्योरेंस, समुद्री बीमा मैराइन इंश्योरेंस। ठीक है, मैराइन इंश्योरेंस। फिर है विविध बीमा, तो फसल, पशु, मोटर वाहन, इस सब के अंतर्गत विविध बीमा आ जाएगा। तो ये इसके प्रकार है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब जीवन बीमा की अवधारणा को हम देख लेते हैं, तो इसके क्या कॉन्सेप्ट है, अवधारणा क्या है, तो चलिए देखते हैं। जीवन बीमा मतलब हम यहाँ LIC जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, LIC जो बोलते हैं हम, करवाए कि नहीं। तो जीवन बीमा के तहत बीमा की राशि पॉलिसी की परिपक्वता या पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने, ठीक है, जब वो मैच्योर हो रही है पॉलिसी, या जब वो जो पॉलिसी होल्डर है, बीमा धारक है, उसकी मृत्यु हो रही है, मतलब डेथ हो जा रही है, के पहले हो सकता है। ठीक है, का भुगतान की जा सकती है। ठीक है, जीवन बीमा हम करा रहे हैं तो जब वो पॉलिसी मैच्योर हो रही है या फिर उसकी मृत्यु पर, या जो भी पहले हो, मतलब आइदर वो पॉलिसी मैच्योर हो गई या उसकी डेथ हो गई, तो जो भी इवेंट पहले हो रहा है उस पर ये भुगतान, आपको जो धनराशि है वो मिल सकती है, क्लेम जो है वो मिल सकता है। यदि पॉलिसी धारक परिपक्वता तक जीवित रहा तो वह बीमा की राशि का लाभ उठाता है। ठीक है, अगर आइदर ऑफ द टू इनने कंडीशंस बताई हैं कि या तो डेथ हो जा रही है या वो जीवित है, जब तक वो पॉलिसी ली गई थी, मान लीजिए 25 तक ली गई थी, कब कराई थी, 91 में 25 तक ली गई थी, तो वो जीवित है तो उसकी मैच्योरिटी तक की जा सकती है, उसका वो भुगतान या जो लाभ है वो उठा सकता है। यदि वह परिपक्वता के पहले मर जाता है, अब जब पॉलिसी मैच्योर ही नहीं हुई अभी, मतलब 25 आया नहीं, तो उससे पहले उसकी डेथ हो गई पॉलिसी होल्डर की, तो बीमा दावा उसके परिवार के भरण पोषण में करता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी फैमिली को जो है गुड्स नेसेसरी जो कंडीशन है, भरण पोषण का क्लेम है, या जो पॉलिसी का जो फायदा है वो उसके परिवार को दिया जाएगा। ठीक है, लाभ करता है। बीमा कंपनी एक व्यक्ति के जीवन का बीमा एक प्रीमियम के बदले करती। ठीक है, हम जब बीमा की बात कर रहे हैं कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, तो ये कब हो रहा है कि जब उसके व्यक्ति के जीवन के बाद भी, अगर वो मर जाता, मैच्योरिटी से पहले ही मर जा रहा, तो उसकी जो भी, जैसे एक कोई फैमिली चलाता था, ठीक है, हेड था फैमिली का, उसकी डेथ हो जा रही, उसने पॉलिसी लेके रखी थी, डेथ हो जा रही, तब उसके परिवार को कौन देखेगा, तो जो पॉलिसी जो भुगतान किया जाएगा, उसके बच्चे या उसकी पत्नी को किया जाएगा उसका भुगतान, जिसका भुगतान एक मुश्त या समय समय पर जैसे कि वार्षिक, अब कैसे हो रहा है पैसे का भुगतान, कैसे समय समय पर, या तो एनुअली कर रहे हैं, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, या ट्राइमेस्टर या मंथली रूप में किया जा सकता है, कि जो अगर वो मैच्योरिटी से पहले मर जा रहा तो उसका भुगतान उसकी फैमिली को इस रूप में कर सकता है, वार्षिक, मंथली,
हाफ ईयरली, ट्राइमेस्टर या मंथली रूप से आप उसको कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जीवन बीमा का हमने यहाँ पे अवधारणा देखी, अब इसके प्रकार देख लेते हैं। तो संपूर्ण जीवन पॉलिसी, पूरे जीवन के लिए करा रहे हैं। तो इस पॉलिसी के तहत बीमा राशि बीमा धारक की मृत्यु से पहले देय नहीं होती। जब तक वो उसकी डेथ नहीं हो रही है उससे पहले वो राशि जो है वो क्लेम है, आप कंपनसेशन या क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, बीमा कंपनी से। यह राशि मृतक के उत्तरधारी के देय होती है, और जब वो मर गया है तो उसके उत्तर रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? फैमिली मेंबर्स होते हैं, या उसने जो भी नाम लिखवाया हो उसमें पॉलिसी में, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो भी उसने नाम दिया है, नॉमिनी बनाया है, उनको ये देय होती है। फिर सेकंड, बंदोबस्ती जीवन पॉलिसी, बीमा पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के तहत बीमा धारक अपने उत्तराधिकारियों या नामांकित व्यक्ति, नामांकित मतलब नॉमिनी, यहाँ सीधे तौर पे हम नॉमिनी की बात कर रहे हैं, को एक निश्चित आयु प्राप्त करने या अपनी मृत्यु पर जो भी पहले हो एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान। अब यहाँ पे जो बीमा कंपनी है इस पॉलिसी के अंदर बीमा धारक जो है या तो अपने उत्तराधिकारियों को, जैसे उसने बेटे के नाम पे ले रखी थी पॉलिसी, ठीक है, तो या नॉमिनी जो भी, या उसने जिसको भी अपने भाई को बनाया, उसकी फैमिली नहीं है, मैरिड नहीं है वो, तो अपने भाई को या फैमिली में जिसको भी उसने नॉमिनी बनाया है को एक निश्चित आयु, मतलब अगर उसने अपने बेटे के नाम से लिए कि जब वो 18 का होगा तभी, तो वो जब आयु प्राप्त कर लेगा या अपनी मृत्यु या उसकी डेथ, जो मतलब जिसके नाम से भी उसने नॉमिनी रखा है या खुद के नाम से भी पॉलिसी ली है, तो उसकी अगर मृत्यु हो जा रही या बेटा उसके 18 वर्ष का हो जा रहा है, जब वो आयु प्राप्त कर लेगा उसके बाद ही उस राशि का भुगतान उसको किया जाएगा। तो ये हमें बंदोबस्ती जीवन पॉलिसी के बारे में इस पता कि आइदर ऑफ द एज और आइदर ऑफ द डेथ, जो भी पहले हो रही जो भी कंडीशन, उसके हिसाब से ये पॉलिसी का भुगतान होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें एक साथ दो या अधिक जीवन का बीमा किया जा सकता है। अब क्या है संयुक्त से मतलब, जैसे ज्वाइंट अकाउंट होता है बैंक में, तो संयुक्त मतलब एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति का भी बीमा कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिसी का पैसा किसी एक व्यक्ति की मृत्यु पर दे होता है, आइदर ऑफ द टू, जैसे हस्बैंड वाइफ ने ली थी, एक जॉइंट मिलके पॉलिसी ली थी, तो जिसकी भी हस्बैंड की डेथ हो गई या पहले वाइफ की डेथ हो गई तो उसकी मृत्यु पर देय होगा, और बीमित राशि उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को देय होगी, ठीक है। तो और जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है या वाइफ थी तो उसको मिल जाएगा पैसा, हस्बैंड की डेथ हो रही, आइदर वाइफ की डेथ हो रही तो हस्बैंड को पैसा मिल जाएगा, तो जो भी उत्तरदायित्व है उसको मिल जाएगा पैसा मृत्यु होने पे। ज्वाइंट आपने मतलब एक या दो से व्यक्ति का आपने बीमा साथ में करवाया था। फिर है एन्युटी पॉलिसी, तो ये देखते हैं, ये पॉलिसी ऐसी जिसके तहत बीमित व्यक्ति के एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद, ठीक है, एक सर्टेन एज की, मान लो उसने लिया था 60 साल तक का करवाया था, 60 तक, तो वो आयु उसने जब अचीव कर ली है तो कैसे भुगतान होगा? मासिक, आइदर मंथली, ठीक है, या त्रैमासिक, इसको हम बोलते हैं ट्राइमेस्टर, या अर्धवार्षिक हाफ ईयरली या वार्षिक एनुअली, ठीक है, किश्तों में भुगतान किया जा सकता है। इतने कि वो एक सर्टेन एज उन्होंने प्राप्त कर ली, उसके बाद ये बीमा पॉलिसी हम भुगतान कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो एक निश्चित आयु के बाद नियमित आय चाहते हैं, ठीक है, कि अब हम रिटायरमेंट की एज में आ गए, अब हमें वर्क नहीं करना, तो हमने 60 के बाद एक बीमा पॉलिसी एन्युटी के रूप में आपको कुछ टर्म्स, फिक्स टर्म्स में मंथली, एनुअली, ट्राइमेस्टर कुछ धनराशि प्राप्त कर मिल रही है, जो एक नियमित आय चाहते हैं। हम ये पॉलिसी इस एज में मैच्योर हो जाएगी तो हमको पैसा यहाँ से प्राप्त होना लगेगा, इसलिए ये प्रीमियम भरा जाता है। फिर 5 है बच्चों की बंदोबस्ती पॉलिसी, ठीक है, तो ये पॉलिसी बच्चों की शिक्षा या विवाह के खर्चे को पूरा करने के उद्देश्य से ली जाती। अब ये जो इंश्योरेंस के भी कई सारे प्लान्स होते हैं, जीवन अक्षय, जीवन बीमा, इसके भी, और अब क्या है एजुकेशन के हिसाब से कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी मैरिज करने या उनके एजुकेशन में काम आएगी, तो ये उसलिए भी ली जाती है, इस पर्पज से ली जाती है। बीमा करता बच्चे की एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत देता है। अब मान लीजिए वो उसको एजुकेशन लोन पे बाहर फॉरेन पढ़ने जाना, तो उसने कॉलेज लेवल पे आ गया, स्कूलिंग हो गई, तो बीमा कंपनी में अगर आपने ये पॉलिसी दे रखी है तो वो एजुकेशन लोन का खर्चा वगैरह ये पॉलिसी के तहत आप भुगतान कर सकते हैं, वो धनराशि का लाभ आप ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अग्नि बीमा, ठीक है। अब हम ये यहाँ फायर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि जो चीजें जल के प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी, या कोई भी चीज है जल के खाक हो गई तो उसका भी आप अग्नि का भी बीमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आग से होने वाले नुकसान, मतलब इंजरी आपको आग से, फायर से हो रही है,
के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। प्रोटेक्शन जो आग से हो रहा है, इंजुरी हो रही है, क्षति हो रही है, उसके खिलाफ मिल रही है। यदि बीमा धारक की संपत्तियों को आग से नुकसान पहुंचता है तो बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति के रूप में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं यदि बीमा धारक की संपत्ति जो आग से जल गई है, नुकसान हुआ है, तो बीमा कंपनी से वो क्लेम कर सकता है, इंजरी का क्लेम कर सकता है, संपत्ति को जो भी उसकी नुकसान पहुंचा है। यदि ऐसी कोई घटना नहीं होती तो कोई दावा नहीं कह सकता। अंटिल द इवेंट ऑक्योर्स, जब तक आग, अगर आग लगी नहीं, आपने करवा रखा है फायर इंश्योरेंस, मान लीजिए आग से आपका एसी जल गया तो एसी से घर में आग लग गई, ठीक है, तो ही आप ये इसका क्लेम ले सकते हैं, तभी आप इसमें क्लेम कर सकते हैं बीमा कंपनियों पे। अन्यथा अगर ऐसी कोई घटना हुई नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, विशेषताएं क्या है? परम सद्भावना का सिद्धांत है, क्षतिपूर्ति अनुबंध, इंजरी का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर में बीमा वियोग का हित, जो हमने सिद्धांत पढ़े थे, विषय सब्जेक्ट मैटर देखा जाएगा। कारण समाप्ति के सिद्धांत के अधीन, ठीक है, तो जो रीजन का कॉज इफेक्ट का रीजन का कॉज देखा जाएगा। यह 1 वर्ष के लिए अनुबंध है। कितने, फायर इंश्योरेंस अगर हम करवा रहे हैं तो 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। यह आमतौर पर 1 वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप रिन्यू करवा सकते हैं उसको, 1 साल तक के लिए वैलिड रहता है, बाकी फिर समाप्त हो जाएगा और इसे नवीनीकृत किया जा सकता है, इसे रिन्यू करवा सकते हैं। वही तो इसकी ये कुछ विशेषताओं के रूप में था। तो ये तो हमारा फायर इंश्योरेंस 1 ईयर तक वैलिड होता है और वो अगर पीरियड खत्म हो रहा तो आप फिर से इसको रिन्यू करवा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। समुद्री इंश्योरेंस, जिसको हम मैराइन इंश्योरेंस बोलते हैं, मैराइन इंश्योरेंस। तो समुद्री बीमा समुद्री यात्रा के दौरान होने नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। आप ट्रैवल कर रहे हो बाय शिप, ठीक है, जहां पे पानी है, पानी या यातायात का, आप शिप हो गया, कार्गो हो गया, इससे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या सामान माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा रहे हो तो ये बीमा उससे सुरक्षा प्रदान करता है कि अगर कोई दुर्घटना हो रही है तो आप इसमें क्लेम कर सकते हो। ठीक है, व्यवसायी बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करने पर अपने जहाज का बीमा, तो इसमें क्या है, क्योंकि जो वाटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जहाज हो गया, कार्गो हो गया, तो उसी के लिए ये बीमा प्रदान करते हैं कि उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। समुद्री बीमा में कार्यात्मक सिद्धांत बीमा के सामान्य सिद्धांतों के समान ही है। जो हमने अन्य सिद्धांत बनाए हैं कार्यात्मक, उसी के समान ही ये सिद्धांत, उसके रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करना है और ये सुरक्षा प्रदान करेंगे। जो भी आप यातायात, जैसे सामान कई बार है एक देश से दूसरे देश जा रहा है समुद्री यात्राओं के दौरान, कार्गो से, शिप से, तो उसमें कुछ तूफान आ रहा है, इंजरी हो रही है, डैमेज हो रहा है, तो आप ये जहाजों का इंश्योरेंस बीमा करवा सकते हो। आप सामान की क्षतिपूर्ति का दावा इसमें कर सकते हैं इस पॉलिसी के तहत। ठीक है, अन्य बीमा है, अदर इंश्योरेंस है, स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, वेरी कॉमन हेल्थ इंश्योरेंस। तो आजकल बहुत जागरूकता के साथ, आजकल क्या है, जागरूकता बहुत है, तो स्वास्थ्य बीमा से लोकप्रियता हासिल की, क्योंकि लोग आजकल अवेयर हैं, ठीक है, अपने हेल्थ के प्रति, तो हर कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है, क्योंकि एवरी सेकंड पर्सन की, हर किसी को हेल्थ लाइफ के बारे में थोड़ा सचेत है कि हम अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, तो उसके साथ साथ वो ना हैबिट्स के साथ साथ वो इंश्योरेंस भी ले रहे हैं। ठीक है, तो सामान्य बीमा कंपनियां आम जनता के लिए मेडिक्लेम जैसी विशेष स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी प्रदान करती है। आप मेडिक्लेम ले रहे हो, ठीक है, बहुत सारी बीमा कंपनियां हैं मेडिक्लेम का दावा करती हैं, आप उनके अंतर्गत जाके पॉलिसीज वगैरह ले सकते हो प्रीमियम जमा करके। ठीक है, तो बीमा कंपनी हर साल एक मामूली प्रीमियम लेती है, मतलब आप एक किश्त भर सकते हो प्रीमियम के रूप में, और बदले में कुछ बीमारियों, जैसे अब आपने कौन सा लिया है, कि मतलब उसमें कौन कौन सी मेडिक्लेम में कौन कौन सी डिसीजेस कवर हुई हैं, हृदय रोग, हार्ट का रोग है, कैंसर आदि के इलाज के लिए निर्धारित राशि तक प्रदान करने का वचन देती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ कुछ जो भी मेडिक्लेम में जो जो बीमारियों को मेंशन है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो उसमें मेंशन है, उसका आप क्लेम ले सकते हो, क्योंकि आजकल जागरूकता हेल्थ को लेके ना सिर्फ लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं बल्कि इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रहे हैं। तो ये भी एक तरह का हेल्थ क्लेम है जो आप बीमा कंपनियों से ले सकते हो, जब आपको ऐसी कुछ कंडीशंस मेंशन, जो भी बीमारी है उसमें, उसके अंतर्गत आपको भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बीमा एक प्रॉमिस है जो मुश्किल वक्त में हमेशा काम आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो स्टे ट्यून टू नेक्स्ट टॉपिक। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और डिटेल एजुकेशन के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।